उन आदमियों को देखकर वह औरत बोली, ले आए तुम नई को। बेटी, तुम्हें कुछ दिन यहीं रहना है, उसके बाद हम तुम्हें फिल्म बनाने वाले के पास ले चलेंगे, एक आदमी ने कहा और वे दोनों वहां से चले गए। दीदी ने कामिनी के रहने का इंतजाम एक अलग कमरे में कर दिया। वहां सुख सुविधाएं तो सभी थीं, पर कामिनी को वहां का माहौल घुटन भरा लगा। 3 दिन के बाद दीदी कामिनी से बोली, आज हम तुम्हें एक फिल्म बनाने वाले के पास ले चलेंगे। वे जो भी कहें सब कुछ करने को तैयार रहना। कुछ देर बाद एक कार आई, उसमें 2 आदमी बैठे थे। दीदी के कहने पर कामिनी उस कार में बैठ गई। 1 घंटे के सफर के बाद वह एक आलीशान कोठी में पहुंच गई। वहां वे आदमी उसे एक कमरे में ले गए। उस कमरे में एक आदमी बैठा था, उसे वहां के लोग सेठ जी कह रहे थे। कामिनी को उस कमरे में छोड़ वे दोनों आदमी बाहर निकले। जाते समय उनमें से एक ने कामिनी से कहा, ये सेठ जी ही तुम्हारे लिए फिल्म बनाने वाले हैं। सेठ जी ने कामिनी को कुर्सी पर बिठाया। इंटरव्यू लेने का दिखावा करते हुए वे कामिनी से कुछ सवाल पूछने लगे। इसी बीच एक आदमी शरबत के 2 गिलास लेकर वहां आया। एक गिलास सेठ जी ने पिया और दूसरा गिलास कामिनी को पीने को दिया। शरबत पीने के बाद कामिनी पर बेहोशी छा गई। उसे जब होश आया तो उसने अपने सामने सेठ जी को मुस्कुराते हुए देखा। वह दर्द से कराह रही थी। मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं तुम सबको देख लूंगी, मैं तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दूंगी, कामिनी चिल्लाई। तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं हुआ है, तुम फिल्म में हीरोइन बनना चाहती थी। लो देख लो अपनी फिल्म, कहकर सेठ जी ने कंप्यूटर में सीडी डालकर उसे दिखा दी। सीडी को देखकर कामिनी सन रह गई। उस फिल्म में सेठ जी उसकी इज्जत के साथ खेलते दिखाई दिए। वैसे तो यह फिल्म हम किसी को नहीं दिखाएंगे, अगर तुमने हमारी शिकायत पुलिस से की तो हम इसे सारी दुनिया में पहुंचा देंगे, कंप्यूटर बंद करते हुए सेठ जी बोले। कामिनी को इस घटना से सदमा पहुंच गया, वह बेहोश हो गई। कुछ देर बाद वे दोनों आदमी कामिनी को कार में बैठा कर दीदी के पास ले गए। कामिनी गुमसुम रहने लगी, वह न कुछ खाती थी न किसी से बातें करती थी। एक दिन दीदी कामिनी के कमरे में आकर बोली, देखो यहाँ जो भी लड़की आती है वह अपनी इच्छा से नहीं आती। वह कुछ दिनों तक तेरी तरह गुमसुम रहती है, बाद में खुद को संभाल लेती है। इस दलदल में जो एक बार पहुंच गई वह चाहकर भी वापस नहीं जा सकती। अगर तुम यहाँ से चली भी गई तो तुम्हारा समाज तुम्हें फिर से नहीं अपनाएगा, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अब यहीं के समाज में रहने का मन बनाओ। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन दीदी ने कामिनी को कार में बिठाकर दूसरे आदमी के पास भेजा। अब वह इसी तरह कामिनी को इधर उधर भेजने लगी। एक दिन दीदी ने कामिनी से कहा, तुझे इधर उधर जाते हुए काफी समय हो गया है, अब मैं तुझे एक नया काम सिखाऊंगी। नया काम मतलब? कामिनी चौंकते हुए बोली, मतलब यह है कि अब तुझे किसी सेठ के पास नहीं जाना है, तुझे यही दुकान में रहकर ग्राहकों को अपनी ओर खींचना है। किस दुकान में? यहीं। लेकिन ये तो मकान है, दुकान कहाँ है? यही मकान तुम्हारे धंधे की दुकान है। जैसे शोरूम में अलग अलग डिजाइन के कपड़े सजा कर रखे रहते हैं, वैसे ही तुम्हें यहाँ सज धज कर आधे कपड़ों में रहना है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से गुजरने वाले मर्दों को ललचाई नजरों से देखना है। दीदी के समझाने पर कामिनी सोचने लगी, यहाँ रहने वाली सभी लड़कियां इस शोरूम की चीजें हैं। शोरूम में रखी चीजों को ग्राहक देखकर पसंद करता है, खरीदने के बाद वे चीजें उसी की हो जाती हैं। ग्राहक उस चीज की इज्जत करता है। हम जिस्म के सौदे की वे चीजें हैं जिन्हें ग्राहक कुछ देर के लिए खरीद कर मजा लेकर चला जाता है। वासना के भूखे दरिंदे हमारे पास आकर अपनी भूख मिटाते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारा दिल किसी के लिए धड़के, वह एक हो, वह हम पर मर मिटने को तैयार हो। हम भी समाज के रिश्तों की डोर से बंधे। पिंजरे में बंद पंछी की तरह कामिनी का मन फड़फड़ा रहा था। एक दिन कामिनी ने सोच लिया कि वह इस दुनिया से बाहर आकर रहेगी। ज्यादा से ज्यादा इस कोशिश में उसकी जान चली जाएगी। जिस्म के शोरूम की चीज बने रहने से अच्छा है कि वह मौत को गले लगा ले। अगर वह बच गई तो समाज का हिस्सा बन जाएगी। कामिनी ने दीदी को भरोसे में ले लिया। अपने बर्ताव और काम से उसने दीदी पर असर जमा लिया। दीदी को यकीन हो गया था कि कामिनी ने खुद को यहाँ की दुनिया में ढाल लिया है। एक दिन मौका देखकर कामिनी वहां से भाग गई और ट्रेन में बैठकर अपने घर चली गई। इतने सालों के बाद कामिनी को देखकर उसके भाई खुश हो गए। उन्होंने कामिनी को बताया कि माता पिता की मौत हो चुकी है। वह अपने भाई विनोद और सोहन के साथ रहने लगी। भाइयों को दुख न पहुंचे, ये सोचकर उसने अपने बीते दिनों के बारे में कुछ नहीं बताया। कामिनी का भाई विनोद एक कंपनी में काम करता था। उस कंपनी का मालिक रविंद्र नौजवान था।
एक दिन वह विनोद के जन्मदिन की पार्टी में उसके घर आया। विनोद ने उससे कामिनी का परिचय कराया। उसे कामिनी पसंद आ गई। धीरे धीरे रवींद्र और कामिनी के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। एक दिन दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया। रवींद्र और कामिनी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। शादी के बाद कामिनी रवींद्र के साथ शहर में किराए के मकान में रहने लगी। एक दिन रवींद्र की कंपनी में बैठक चल रही थी। रवींद्र को याद आया कि उसकी जरूरी फाइल तो घर पर ही रह गई है। रवींद्र ने सुपरवाइजर प्रदीप को वह फाइल लेने अपने घर भेज दिया। रवींद्र के घर पहुंचकर प्रदीप ने दरवाजे पर खटखट की। थोड़ी देर बाद कामिनी बाहर आ गई। कामिनी, तू यहाँ? तूने मुझे पहचाना? कामिनी को देखकर प्रदीप बोला। नहीं तो, कामिनी बोली। वहां मैं तुम्हारे पास कई बार आया करता था। क्या तुझे यहाँ साहब किराए पर लाए हैं? प्रदीप की बात सुनकर कामिनी चुप रही। प्रदीप कामिनी को बाहों में भरने लगा। वह उसे चूमने की कोशिश करने लगा। परे हट जाओ मेरे सामने से, कामिनी चिल्लाए। जानम, मैंने तुम्हें कई बार प्यार किया है। आज यहाँ तू और मैं ही तो हैं। मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगी? नहीं, तुम्हें मुझसे तमीज से बात करनी चाहिए। मैं तुम्हारे साहब की बीवी हूँ, कामिनी चिल्लाए। तमीज से? प्रदीप हंसकर बोला। मैं साहब को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा, प्रदीप बोला। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, अगर तुम अपनी जिंदगी बर्बाद होने से बचाना चाहती हो तो मैं जब चाहूं तुम्हें मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। तुम्हें ये काम आज और अभी से करना होगा। जिस दिन तुमने मेरा कहा नहीं माना, मैं तुम्हारी पूरी कहानी साहब को बता दूंगा, जाते जाते प्रदीप कामिनी से बोला। अब प्रदीप रवींद्र की गैरहाजिरी में समय समय पर कामिनी से मिलने आने लगा। एक दिन किसी काम से रवींद्र अपने घर समय से पहले आ गया। उसने प्रदीप और कामिनी को एक साथ देख लिया। उसने प्रदीप और कामिनी को बुरी तरह डांटा। उसने प्रदीप को नौकरी से हटाने की धमकी दी। प्रदीप ने रवींद्र को कामिनी के बारे में सब कुछ बता दिया। रवींद्र ने कामिनी का साथ छोड़ दिया। कामिनी के बारे में जब उसके भाइयों को पता चला तो उन्होंने भी उसे अपने साथ रखने से मना कर दिया। कामिनी के पास फिर उसी दुनिया में लौटने के सिवा कोई रास्ता नहीं रह गया था। कामिनी, आज भी कुछ कमाया या नहीं? दीदी की बात सुनकर कामिनी यादों से बाहर आ गई।